Usually I've seen even in banks जो agents and all होते हैं when they are coming to at your places to get the policies done, ये पूरा disclosure नहीं करते, which is very 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 wrong. Like बताएंगे नहीं आपको कि जी 5 साल तक आपको पैसे नहीं निकालने हैं, और अगर पैसे निकालोगे तो आपके सरेंडर वैल्यू मिलेगी, आपको मेच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलेगी. मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि दे डोंट डिस्क्लोज. इट इज वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट. और बाद में तो बस क्या एक छोटा सा वर्ड बोलना होता है, सॉरी, एंड सब कुछ ठीक हो जाता है ना. तो आपका जो क्या कहते हैं, ओ माय गॉड है, इसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड लिख दिया था. सी गाइस, यू कैन गेट योर इंश्योरेंस डन फॉर एनी रीजन. मैंने कल भी बताया था आपको कि लाइक रोनाल्डो ने पैर की करा रखी है, एंड सिंगर्स अपने गले की करा लेते हैं, जो पेंटर होते हैं अपने हाथ की करा लेते हैं, पियानिस्ट जो होते हैं हाथ की करा लेते हैं. सो इट इज लाइक यू कैन गेट इंश्योरेंस फॉर एनी reason, right? And it again depends upon the insurance company and you, the contract between insurance company and you. Customized insurance contracts भी बनते हैं, right, where आपको बहुत specific coverage चाहिए होती है. So then again, whatever it is written in the policy, you will get coverage for. That's the simple इसका premise जो होता है. ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा होना जरूरी है. तो इसलिए एक्ट ऑफ गॉड में इतना उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया था कि but that was amazing, like बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने उठाया. इंश्योरेंस और एश्योरेंस मैंने बताया था आपको कि एश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे आर बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इट इज वेरी मच अश्योर्ड कि आप आज नहीं तो कल आपकी डेथ होगी 100%, ये तय चीज है. तो इसलिए अगर पेपर में एश्योरेंस लिखा हो तो सोचने मत बैठ जाना कि क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस को एक्सप्लेन करना है आपने उसके अंदर. ठीक है. नाउ कमिंग टू इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क. सी गाइस, देखो मैंने आपको जैसे अभी बार बार बताती रह रही हूँ मैं कि कुछ आप रिस्क कवरेज अपना कर सकते हो, यू कैन little bit reduce your risk, but you cannot eliminate your risk, right? So there are certain things that cannot be insured and that can be insured. Like अगर मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है ना, वो सिर्फ हेल्दी लोगों को दी जाती है यूजुअली. अगर एक चीज काइंड ऑफ डिटेक्ट हो गई कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी वेरी सिक या उसकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है, तो जनरली उसको इंश्योरेंस नहीं देते वो लोग. they can say no, we can't give you the insurance. तो जब भी इंश्योरेंस दी जाती है, पहले प्रॉपर चेकअप्स होते हैं. अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं या अगर मैं फायर इंश्योरेंस की बात करूं, तो आपकी बिल्डिंग का आगे प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा. जो इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो आके देखेगा. सब देखने के बाद, अपनी तसल्ली करने के बाद वो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देता है. सो द रिस्क जो होते हैं ना, वो होने चाहिए रैंडम. आपको पता ना हो कि यार अच्छा ये होने वाला है अभी. तो जब आपको पता है कि एक इंसान है जिसको शायद सपोज करो बहुत ही कैंसर है, कोई एड्स की बीमारी, कुछ भी खतरनाक बीमारी या हार्ट डिजीज है, तो आप उसको लोगे नहीं. तो दैट काइंड ऑफ रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड. ठीक है. द अमाउंट ऑफ लॉस शुड बी मेजरेबल. आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 50 लाख का गोडाउन में सामान पड़ा है, या मेरी बिल्डिंग 2 करोड़ की है, जितने करोड़ की भी है. ठीक है. तो इट शुड बी मेजरेबल. लार्ज नंबर ऑफ पीपल शुड बी एक्सपोज टू इट. सी गाइस, मैंने आपको पहले कल बताया था कि इंश्योरेंस इज पूलिंग ऑफ रिस्क. पूलिंग ऑफ रिस्क मतलब बहुत सारे लोगों का रिस्क मिला के वो लोग एक वो बना देते हैं, एक फंड कह रही हूँ, एक यूनिट बना देते हैं एक तरह से. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो यू आर गेटिंग लाइफ इंश्योरेंस. इट इज नॉट ओनली यू, hundreds of crores of people will be getting life insurance for themselves. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये रिस्क बांटा गया है कि कल को आप नहीं होते तो पैसा मेरी फैमिली को मिल जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि रोज सारे लोग तो एक दिन नहीं मरेंगे ना, कभी कोई मरेगा, कभी कोई मरेगा, कभी कोई मरेगा. तो अकॉर्डिंगली द फंड में से जो आपके जो वो पैसे होंगे वो निकाल के दिए जाएंगे. सी अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन कि बिजनेस करना है इंश्योरेंस कंपनीज को भी, राइट. दे आर सिटिंग देयर फॉर अर्निंग मनी. और ऑफ कोर्स जो इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा जाता है, जो प्रीमियम आप देते हो, दे आगे भी आके जाके वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से भी उनको इनकम होती है. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देयर आर रिस्क्स व्हिच आर इंश्योरेबल एंड व्हिच आर नॉट इंश्योरेबल. लाइक अगर आप सपोज करो कोई जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि जहां पर जाना आना सब कुछ बहुत मुश्किल है, और जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहां पर भी रिस्क ज्यादा है लोगों को. तो उसके अकॉर्डिंगली या तो प्रीमियम दोगे आप. सी समटाइम्स क्या होता है कि द रिस्क इज वेरी बिग, सो यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन ऑल्सो बिग. लाइक
आपका जो प्रीमियम रहेगा वो भी बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी कि काफी लोग हैं एक एरिया के अंदर, एक यूनिट के अंदर, जिनके ऊपर वो रिस्क है। ठीक है, और नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होगा, जिसको जो आपके हाथ में चीज नहीं है, लाइक रिस्क ड्यू टू वॉर। आपको इसकी कवरेज तो कोई देगा नहीं कि जी वॉर अगर होगी तो आपके घर को हम बचा लेंगे या किसी को कुछ बचा लेंगे। दिस कवरेज इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस और कोई देगा भी नहीं आपको। ठीक है, अच्छा डिमांड चेंज हो गई, मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, ये भी बिजनेस के एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इसका भी कोई रिस्क का कोई हर्जाना नहीं होता है। नो वन कैन इंश्योर यू हियर। ठीक है, यहाँ कोई आपकी इंश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ओके, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहेंगे। वट एवर डिस्कशंस टुक प्लेस बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, वो सारी आपके कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगी, और उसके अंदर आपका प्रीमियम अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट, कब ये आपको पैसा मिलेगा, कब आपको ये पैसा लैप्स हो जाएगा, ये सब लिखा होगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू आर टेकिंग। ठीक है, तो आप प्रपोजल देते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आओगे, सर देखिए हमने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, यू विल गो थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्ट, यू विल रीड दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू विल से कि हाँ मुझे सब ठीक लग रहा है। और अगर ठीक नहीं लग रहा होगा तो आप बोलोगे ये पॉइंट वन चेंज करके दो। ठीक है, अच्छा अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, सीका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, और टर्म्स एंड कंडीशंस तो मुझे लगता नहीं कि मैंने जिंदगी में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कभी पढ़ी होंगी। हम पढ़ते ही नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज है। इवन हमारे जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं उसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हम लोग वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां भी हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करके ओके कर देते हैं। वी नेवर पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, और यहीं पर आप उनको काइंड ऑफ एक तरह से वो दे देते हो, क्या बोलेंगे इसको, लिबर्टी दे देते हो या पावर दे देते हो कि वो आपके डिटेल्स आपके उसको कैसे मर्जी भी करेंगे यूज। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, लाइक वेरी डेंजरस थिंग जो हम लोग करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ना पढ़ के। तो आपको प्रपोजल देते हैं वो कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट हम ये है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे आपको पैसा मिलेगा, एवरीथिंग विल बी रिटन हियर। बट क्या होता है कि आप कहते हो कि सर मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लेट मी एटलीस्ट गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, लेट मी एटलीस्ट रीड द कॉन्ट्रैक्ट एंड आई विल गेट बैक टू यू, मुझे ठीक लगेगा तो आई विल गेट बैक टू यू। तो जो कवर नोट होता है ना, कवर नोट इज अ वेरी टेम्पररी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आपको तब तक दी जाती है जब तक आप प्रपोजल को पढ़ रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। क्या होता है कि आपके पास आपका बिल्डिंग पे हाई रिस्क है, बट देन यू कांट इवन मेक डिसीजंस ऑन द गो, ऐसे एकदम से आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। सो द कंपनी विल से ओके ठीक है, हम आपको कवर नोट के रूप में थोड़ी सी टेम्पररी कवरेज दे रहे हैं कि जब तक आप अपना डिसीजन पॉलिसी को साइन करने का नहीं लेते हो तब तक आपके ऊपर कवरेज रहेगा। सो दैट इज द कवर नोट फॉर यू। द पॉलिसी अगेन वही, जैसे कोई आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, आप प्रॉपरली जब साइन कर देते हो तो इट स्टार्ट्स। ओके, कंपोनेंट्स में आपको आई कांट लाइक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं गाइस। डिक्लेरेशन है कि आपने क्या क्या अंडरगो किया है, इंश्योरिंग एग्रीमेंट, लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या आपके अगेन होल डिटेल्स अबाउट योर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी आपकी इसमें रहेगी। Now the very important topic guys, which is your legal aspect of insurance / your principle of insurance। ये बहुत ही एक तो इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ठीक है, आई टोल्ड यू कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हेन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डन, दे विल कम एंड इंस्पेक्ट, दे विल सी कि क्या आपके घर की हालत है, या क्या आपकी हेल्थ की है, क्या आपकी बिल्डिंग की हालत है, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है कि नहीं है, वायरिंग ठीक है कि नहीं है। सो इतना सब करने के बाद भी ना कभी कभी व्हाट हैपेंस इज कि द होल सिनेरियो इज नॉट शोन। जैसे हम मूवीज में दिखाते नहीं है कि ट्रक के अंदर स्मगलिंग का माल पड़ा होता है, राइट, और उसके अंदर 2-3 डब्बे पुलिस आगे के देख लेती है, उसके अंदर तो फ्रूट ही होते हैं, है ना, और पीछे के डब्बों में या नीचे डब्बों में या 1-2 लेयर के नीचे सारे वो बॉम्ब्स या गन्स या कुछ तो वो पड़ ही रहता है, मूवी में दिखाते ना ऐसे। तो अटमोस्ट गुड फेथ में भी यही होता है कि कभी कभी कंपनी के इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी चीजें छुपी रह जाती हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के हिसाब से इट इज ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज कि वो दोनों चीजें डिस्क्लोज करें। There should be transparency in the contract. There should be no fraud in the contract. पूरी साफ बात होनी चाहिए। ठीक है, तो the insurer should tell
कि सर देखिए ये टर्म्स कंडीशंस है, एक एक चीज बारीकी से ही शुड टेल, वेयर एज द पर्सन हु इज गेटिंग इंश्योर्ड, जो आप हो, राइट, तो आपको भी बताना चाहिए कि सर देखो मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं दवाई लेके आया हूँ आज, तभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ हो रखी है, या मेरी बिल्डिंग के अंदर मैंने अभी इस छोटे से एरिया की वायरिंग चेंज कराई थी, पूरी बिल्डिंग की वायरिंग चेंज नहीं कराई है। तो जो ये छोटे छोटे डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स होते हैं, ये कभी कभी पता लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इट इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कि यू शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, देयर शुड बी गुड फेथ, सच्चाई, ट्रस्ट, ठीक है, बिकॉज इफ द ट्रस्ट इज नॉट देयर एंड इवेंचुअली द कंपनी कम्स टू नो कि ये तो इन्होंने मेरे को पूरी चीजें बताई नहीं थी, डिस्क्लोज करा नहीं था, देयर वाज नॉट प्रॉपर डिस्क्लोजर, द कंपनी कैन से वी आर नॉट गोइंग टू पे, वी विल नॉट पे यू इंश्योरेंस कवरेज, इट इज वेल विद इन देयर राइट्स, ठीक है। अब वो पता कैसे चल रहा है, इस पे आपको विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता चल रहा है। If by chance the insurance company comes to know that they were actually made fools of, और ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करा गया था, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल देती हूँ, आपकी साइकिल पड़ी है या आपकी गाड़ी समझ लो या फोन समझ लो, ठीक है, एंड दैट फोन इज इंश्योर्ड, ठीक है, अब आपने कुछ तो करके उस फोन को गायब कर दिया, जो कि बहुत लोग करते हैं रियलिटी में। आपने वो फोन गायब कर दिया ना, आप जा गए इंश्योरेंस कंपनी पे, आपने बोला सर मेरा फोन चोरी हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है जी हम आपको दे देंगे इंश्योरेंस, बट वो देने से पहले आके प्रॉपर चेकअप करके जाएंगे, आपके आगे आगे पीछे देखेंगे कि क्या है, एंड बाय चांस इफ दे कम टू नो थ्रू एनी सीसीटीवी कैमरा कि यू वर द वन जिसने फोन खुद गायब किया है, तो आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे इंश्योरेंस के, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो उनकी हेडेक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जस्ट नो दैट कि if by chance the insurance company comes to know that there was non-disclosure, you knew about the whole scenario but you did not disclose it, the company will refuse the payment, ठीक है। तो इसलिए utmost good faith होना बहुत जरूरी है। और सिमिलरली ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, whenever you are taking any contract, बैंक के साथ, इंश्योरेंस वाले के साथ, किसी के साथ भी, I swear to God इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आप रिकॉर्ड कर लो। मैंने ये चीज बहुत हार्ड वे में सीखी है, एंड इट इज वेरी वेरी इजी फॉर दीज पीपल, दीज एजेंट्स टू से सॉरी मैम भूल गए थे, या सॉरी मैम इट जस्ट स्किप्ड माय माइंड। इतना बोलना इनके लिए बहुत सिंपल है, बट आपको वो बोलते हैं कि ऐसे 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 होगा। जैसे सपोज करो, आपको मैं एग्जांपल दे रही थी, रिसेंटली इट हैपेंड विद मी कि मुझे बोला गया कि 5 साल के लिए पॉलिसी है, उसके बाद आप पैसा जब मर्जी निकालो, कोई पैसा आपका नहीं कटेगा, ठीक है, ये चीज मुझे बताई गई है। बट देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम द कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, एंड दे से कि नहीं मैम आप 5 साल बाद पैसे तो निकाल सकते हैं, बट आपके पैसे सरेंडर वैल्यू के मिलेंगे, मैच्योरिटी के नहीं मिलेंगे आपको। तो देखो दोनों बातों में कितना डिफरेंस है। एंड आई वाज सो एंग्री, मैंने कहा ये क्या, दिस इज रिडिकुलसनेस, दिस इज लाइक फ्रॉड एक तरह से। मैंने कहा आई टेक यू टू कोर्ट, but then if I take them to court, what is the evidence do I have? And really मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि जब मुझे पॉलिसी एक्सप्लेन कर रही है, I should record her. So whenever you take these kind of policies ना, do the recording. उनको बता के करो कि देखो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी आपकी बातें, उनके पसीने छूट जाएंगे, मजाक नहीं। तो आगे से whenever you take a policy, record them. ये लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, बट नाउ आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि आई विल बी रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग आगे से, ताकि सच्चाई रहे, क्योंकि एविडेंस रहे ना। मेरे पास एविडेंस कुछ नहीं है कि हाँ जी बोला था इसने, ठीक है। सो दैट इज योर अटमोस्ट गुड फेथ कि आपको बहुत ट्रुथफुली होकर काम करना है, किसी को पागल नहीं बनाना है। एंड देन देयर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज। अब जिस कॉज के लिए आपने पॉलिसी ली है, अगर उस कॉज की वजह से आपका इकोनॉमिकल लॉस होता है, तो उस कॉज के वजह से ही आपको पैसे मिलेंगे। आपने फायर इंश्योरेंस करा रखी है, पर आपकी बिल्डिंग में फ्लड की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है, ठीक है, फ्लड की वजह से खराब हो जाता है, यू विल नॉट गेट द मनी। ओमा गॉड में भी यही चीज थी, एक्ट ऑफ गॉड कवर्ड नहीं था, उसने फायर, थेफ्ट, वाटर, इन सब की ले रखी थी, मतलब वो एक्ट ऑफ गॉड को छोड़ के सबकी इंश्योरेंस कवरेज ले रखी थी, बट उन सबका ही काम नहीं आया। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है सर देखिए ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो एक्ट ऑफ गॉड है, तो इसकी कवरेज हम आपको कैसे दे देंगे,
ठीक है. सो whenever you are getting an insurance, it should be the nearest cause. आग लगी है तो आग लगने पे ही आपको पैसे मिलेंगे, चोरी का है तो चोरी पे ही पैसे मिलेंगे, किसी का रीजन किसी के साथ शिफ्ट नहीं हो सकता. So it has to be the nearest cause. Then you have insurable interest. See, इंश्योरेंस आप जिसकी करा रहे हो, you should have some interest in that person's life. मतलब आप अपने इंश्योरेंस कराओगे अपने नेबर की क्या? Will you ever go and say to your neighbor कि सर आपकी मैं इंश्योरेंस करवा रही हूँ? ऐसा कोई भी नहीं करता है. बिकॉज अगर आप करोगे तो आई डोंट नो, वेरी इरेशनल ऑफ यू, आप किसी के लिए पैसे क्यों खर्चोगे? यू विल गेट इंश्योरेंस फॉर योर चिल्ड्रन, यू विल गेट इंश्योरेंस फॉर योर वाइफ. जिसके लाइफ के जाने से, जिसके मरने से, जिसके ना होने से आपको फर्क पड़ेगा, उसका आप इंश्योरेंस करवाओगे. आपकी बिल्डिंग है, कोई आपको दूसरा आके थोड़ी आपकी बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराएगा. आप ही इंश्योरेंस कराओगे ना, क्योंकि आपका फायदा नुकसान आपके ऊपर है ना. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, इन दैट लाइफ, तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगी. आप जाके मांग के देख लो कि सर मेरी नेबर की करानी है इंश्योरेंस, वो कहेंगे भाग जाओ, फालतू में टाइम वेस्ट करने आ गए हो, कोई काम नहीं है. और ठीक है, हस्बैंड वाइफ ही करा सकता है, अनलिमिटेड इंटरेस्ट होता है ना. सन अपने पापा की नहीं करा सकता, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वो डिपेंडेंट हो. अगर एक फादर चाइल्ड है, ठीक है, फादर चाइल्ड की करा सकता है, बट चाइल्ड फादर की तभी कराएगा व्हेन द फादर इज डिपेंडेंट ऑन दैट चाइल्ड. ठीक है. सो देयर शुड बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट. आपके उस इंसान के, उस प्रॉपर्टी के होने ना होने से आपको डायरेक्टली इकोनॉमिक लॉस होना जरूरी है. दैट इज योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट. Then you have indemnity. See, indemnity बहुत important प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, because it says that सर आप लॉस से पहले जिस पोजीशन पे थे, हम आपको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे. ठीक है. लॉस होने से पहले आपकी जो हालत थी, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस था, we will restore that thing. So indemnity को हम बोलते हैं make good the loss. क्या बोलते हैं? make good the loss. लॉस को ठीक करना, लॉस को गुड करना. ठीक है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपका जैसे 1 करोड़ रुपए का सामान पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर, ठीक है, 1 करोड़ का सामान पड़ा है एंड फायर, आग लग जाती है एंड आपका सपोज करो 80 लाख का सामान गया. 1 करोड़ का सामान पड़ा है, 80 लाख का सामान गया, और 20 लाख का जो सामान है पता नहीं है ये ठीक है कि नहीं है, बड़ी बुरी हालत हो रखी है. ठीक है. सो नाउ द इंश्योरेंस कंपनी विल कम, द इन्वेस्टिगेटर विल कम. वो देखेंगे पहले तो आग लगी कैसे थी. आग लगनी चाहिए इग्निशन से, चलो जी ठीक है, इग्निशन से आग लगी है, जेन्युइन रीजन है. अब देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है. देखा उन्होंने, जहां जी 80 लाख का ही नुकसान है, 20 लाख का कुछ तो उनके पास पड़ा हुआ है, लाइक सैल्वेज कर सकते हैं या देख सकते हैं. तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपको 80 लाख रुपए मिल जाएगा. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. जितने का लॉस हुआ है उतना ही मिल जाएगा आपको. कॉम्पनसेट करना मेन है, प्रॉफिट कमाना आपका यहाँ रीजन नहीं है. तो आप कहो नहीं सर 1 करोड़ का ही नुकसान है, तो नहीं, ये इंश्योरेंस कंपनी देख के डिसाइड करेगी. आपका भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, प्रॉपरली चेकअप होगा एंड देन निकाला जाएगा कि कैसे है कि कैसे नहीं है. मैम एक डाउट था मैम, मैंने सुना है कि जितना आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है ना, वो आप रिकवर कर, उसका आपको 90% वापस ही मिल सकता है. मिल अगर सकता आपको है, बट दैट डिपेंडिंग अपॉन अगेन द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है कि आपका कवरेज अगर 1 लाख या 2 लाख या 2 करोड़ का है और उससे कम लॉस हुआ है, तो आपको वो नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल लाइक यू सेड कि वो लिखा ना हो. क्योंकि इंडेमनिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से इट हैज टू मेक गुड द लॉस. क्योंकि देखो ना, अगर आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस है और आपका लॉस हुआ है 1 करोड़ का, आपको 1 करोड़ एक्स्ट्रा थोड़ी दे देंगे वो. यस मैम, है ना, नहीं देंगे. दैट इज नॉट द बाय प्रिंसिपल, इट इज नॉट द थिंग. अब रियलिटी के अंदर लिटरली क्या हो रहा है, वो चीज अगेन विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, व्हाटएवर द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर देयर.
अब इंडेमनिटी का मतलब है कि जी जितना लॉस हुआ है आपको उतना मिल जाएगा, बट सब्रोगेशन एक प्रिंसिपल और इन्होंने डाल दिया है कि जी देखिए, अब जो भी डैमेज प्रॉपर्टी थी, 80 लाख का जो सामान था वो खराब हो गया, ठीक है जी, अब आप ऐसा मत बोलो जी कि आपको 80 लाख भी हम दे दे और 80 लाख का जो खराब का सामान है ये भी दे दे आपको, ऐसे नहीं होगा। So the ownership of that damaged property passes to the insurance company. अब वो उस 80 लाख के सामान को ठीक करे, रिपेयर करे, किसी तरह से बचा ले, सैल्वेज कर ले, ये उसके ऊपर है। अटेंडेंस दे दे मैम। नहीं जी, अटेंडेंस अभी नहीं होगी, और अगर ज्यादा जल्दी है तो प्लीज यू कैन लीव। ठीक है गाइस, by the principle of subrogation, whenever there is a loss, you have to make good that loss. 80 लाख का नुकसान हुआ है, 80 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी, बट 80 लाख ले लो आप और साथ में वो 80 लाख का डैमेज सामान भी रखो अपने पास, ये इंश्योरेंस प्रिंसिपल अलाउ नहीं करेगा। सो एक हाथ से आपने 80 लाख रुपए पैसे ले लिए, यू आर नाउ हैप्पी कि चलो जी मेरी जो सिचुएशन लॉस से पहले की थी वो रिस्टोर हो चुकी है, but that property of 80 lakhs is now the property of the insurance company. अब इंश्योरेंस कंपनी उसको रेट करके रिपेयर करके कुछ भी करे वो उसके ऊपर, ठीक है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच डैमेज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी passes to the insurer, ठीक है। जो पार्ट डैमेज्ड है वो इंश्योरर के पास चला जाएगा। तो देखो ना, आपको तो प्रॉफिट हो गया, आपको हो गया 80 लाख में से कम 10 लाख का भी माल अगर हम ठीक करके बेच दे आगे तो क्या जाता है, तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि कंपनी होने नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी होगी नहीं सर तुम्हारा प्रॉपर्टी है, आप लॉ पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये कह रही है कि सर प्लीज टेक ऑल द मेजर्स कि आपको वो लॉस हो ही ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जैसे डिस्क्लोजर करना जरूरी है, वैसे ही इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू बी हेल्दी, टू बी सेफ। अब आई डोंट नो आप लोगों ने कितने बच्चों ने वो मूवी देखी होगी, गोविंदा की मूवी थी गैम्बलर करके, ठीक है। उस मूवी के अंदर गोविंदा कम्स टू नो कि उसको कुछ तो या बीमारी है, कैंसर है, भगवान जाने कोई तो बीमारी होती है उसको, ठीक है, बट ही इज नॉट श्योर कि है भी कि नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम ड्यूटी पे मरेंगे तो हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। आई थिंक यही क्लॉज होता है कि ड्यूटी पे हम लोग अगर मर गए तो मेरी कंपनी फैमिली को पैसा बहुत सारा मिल जाएगा। तो ही वाज लाइक गोइंग पूरे 30 लाख सोल्ला सॉरी हम उसमें लिखा था 30 लाख मिलेगा उसे, गोविंदा वाली मूवी में गैम्बलर में। यस मैम। अच्छा होगा 30 lakhs। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि he used to go for all the missions, he used to be at the front of the team कि भैया अगर गोली लगे तो मेरे को सबसे पहले लगे ताकि मैं जॉब पे मर जाऊं और मेरी फैमिली को पैसा मिल जाए। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को या किसी को पता चल जाए अगर तो आप क्या कर रहे हो, तो पागल बनती है। तो मेरा एग्जाम्पल देने का ये मतलब था कि नो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको गोली ना लगे, आपको कुछ भी ना हो, आप बिल्कुल ठीक रहो। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कि आप सारे के सारे वो प्रिकॉशंस लो जिससे कि आपको वो कभी लॉस हो ही ना। जैसे अगर आपकी बिल्डिंग, आपको पता है कि जी ये बिल्डिंग गड़बड़ है मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखने चाहिए, तो लगा के रखो। कंपनी को अगर बाद में अगर पता चला कि नहीं जी आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, तो कंपनी कैन रिफ्यूज कि हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, राइट। सो वी हैव नाउ काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। जो हमने मेन पढ़नी है वो है लाइफ, मरीन और फायर इंश्योरेंस, ठीक है गाइज। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आई विल स्ट्रेट अवे गेट टू द पॉलिसीज बिकॉज प्रिंसिपल्स आर सेम, राइट। लाइफ इंश्योरेंस जैसे हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, देयर आर टू थिंग्स दैट हैज टू हैपन। या तो एक मैच्योरिटी आ जाए एज की, या आपकी डेथ हो जाए। तो जो इसमें से जल्दी हो जाता है ना, वो आपको पैसा मिल जाता है। पे आउट आप कैसा लोगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको पैसा लमसम चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए, ठीक है। प्रीमियम भी आप वैसे ही पे करते हो, राइट। बट लाइफ इंश्योरेंस में जनरली पैसा जो मिलता है वो आपका लमसम में मिलता है,
प्रीमियम आप जैसा मर्जी पे कर दो, अब अगेन इट इज अप टू यू, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड पैसा जनरली दो कंडीशन में मिलेगा, या तो एक एज आ गई है या आपकी लिटरली डेथ हो गई है। तो पैसा दोनों, अगर तो एज आ गई है तो सर पैसा आप ले सकते हो, और अगर आप इफ यू पास अवे तो योर नॉमिनी विल गेट द मनी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिसकी लाइफ आप इंश्योरेंस करा रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अपनी लाइफ में तो आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही, हस्बैंड की है, वाइफ की, चिल्ड्रन की, ये सब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये आप रीड कर लेना। लाइक आई सेड कि अश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, तो अगर पेपर में अश्योरेंस वर्ड हो तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसका मतलब लाइफ पॉलिसी ही है, लाइफ पॉलिसी के बारे में ही वो बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स बता देती हूँ। होल लाइफ पॉलिसी की आपकी पूरी लाइफ में रहेगा और 20-30 साल तक आप जो भी आपने फिक्स करके रखा होगा, यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे प्रीमियम फॉर दैट, एंड जब वो पॉलिसी का टाइम खत्म हो जाएगा आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, या आप मर जाओगे तो पैसे मिल जाएंगे। एंडोमेंट में भी ये होता है कि यू अटेन अ सर्टेन एज, जैसे ही आपकी सर्टेन एज आ जाएगी तो यू विल गेट द मनी, या अगर आपकी डेथ होगी, विच एवर इज अर्लियर ऑफ द टू, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द मनी इन दैट। See guys, again I'm telling you कि आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज बात करके एजेंट के साथ, कंपनी के साथ कस्टमाइज करवा सकते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगेन इट इज अप टू यू कि आपने कैसे कराना है। ओके, टर्म इंश्योरेंस में क्या रहेगा गाइस कि इसके अंदर ना, अगर आप टाइम के अंदर अंदर वो चीज कर लेते हुए वो लॉस हो जाता तो पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। एग्जांपल, ट्रैवल इंश्योरेंस। अब मैंने सपोज करो 14 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस ली है, राइट। 14 डेज ट्रैवल इंश्योरेंस अगर मैंने ली है और 14 दिन के अंदर अंदर मेरा कोई बैग चोरी नहीं होता, या मेरा बैग टूटता नहीं है एयरप्लेन मिस हैंडलिंग की वजह से, वट एवर रीजन, 14 दिन में कुछ नहीं होता और 15वें दिन हो जाता है, एयरपोर्ट से वापस आते आते ऐसे कुछ होते होते, तो द कवरेज इज नॉट एप्लीकेबल। टर्म इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ यही होता है कि जितनी डेट के लिए, जितने टाइम के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखी है, उतने टाइम में कुछ हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज पैसा आपका वेस्ट है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो ट्रैवल इंश्योरेंस की मैं जैसे बात कर रही हूँ कि मैंने अगर सपोज करो 400 रुपए की ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदी है, ओके, 14 दिन हो गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है जी, लैप्स हो जाएगी वो, आपको वो 400 रुपए वापस नहीं मिलेंगे जस्ट बिकॉज आपका वो क्या कहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही तो अगेन आपके आ रही है मैम, हाँ, तो जिन जिन को नहीं आ आ रही रही है मैम, आपकी आ रही। तो जिन जिन को नहीं आ रही प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, क्योंकि अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगी ना तो सबको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसी बात पे स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, या सो एज आई वाज सेइंग, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल और दे देती हूँ, एप्पल का कवरेज होता है, ठीक है, और वो एप्पल कवरेज लेने के लिए ना आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है। जैसे सपोज करो मैंने अपना लैपटॉप मैंने खरीदा और मेरे पास 1 साल तक फ्री कवरेज रहती है, बट 1 साल के अंदर अंदर मुझे आगे के 2 साल के लिए पे कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज आई कांट पे। लाइक अगर 1 साल बीत गया और मैं कह रही हूँ कि नहीं अब मेरे को कवरेज दे दो, एप्पल नहीं देता। ठीक है, सो 1 साल के अंदर अंदर अगर मैंने वो कवरेज पे कर दी तो आई विल बी कवर्ड। नाउ दिस हैपेंड विद मी, आई पेड 19,000 कवरेज फॉर माय लैपटॉप मैकबुक प्रो के लिए, एंड व्हाट हैपेंड, 1 महीना पहले, लैप्स होने से 1 महीना पहले मेरी स्क्रीन में कोई तो गड़बड़ आ गई, और वो गड़बड़ क्या थी, सिल्वरिंग आ गई थी, लाइक स्क्रीन पे जो वो डिस्कलरेशन नहीं हो जाती, दैट थिंग हैपेंड। आई वाज लाइक अरे तो 1 महीना पड़ा है मेरे पास, चलो चलते हैं लेके। आई वेंट टू द एप्पल स्टोर, मैंने कहा देखो ये क्या है, कह रहा मैम कोई टेंशन नहीं है, ये आपका पूरा पैनल हम चेंज कर देंगे। तो मेरी स्क्रीन, मेरी बैटरी, मतलब मदरबोर्ड को छोड़ के मेरा पूरा लैपटॉप चेंज हो गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 19,000 के अंदर, जो भी मान लो। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद माय फ्रेंड जिसने कवरेज नहीं ले रखी थी, सॉरी ले रखी थी बट लैप्स हो गई उसकी, मतलब 2 साल 3 साल पूरे बीत गए और उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद दिस थिंग हैपेंड, तो ही हैड टू पे 45,000 रुपीज। ठीक है, अब बताओ कवरेज भी ली और पैसे भी देने पड़ गए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस था वो। इट इज अ टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस कि जी टाइम निकल चुका है तो आपके पैसे वो आप भूल जाओ, तो वो 19,000 भी गए और उसको और ऊपर पे करना पड़ गया। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आप 2 लोग 3 लोग मिलके पॉलिसीज ले सकते हो, हस्बैंड वाइफ साथ में ले सकते हैं, और जो नॉमिनी जिंदा रह जाता है
उसको पैसे मिल जाएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस जो मास्टर पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, इट इज टेकन इन बल्क, और बेसिकली ये एम्प्लॉयर्स लेते हैं अपनी पूरी कंपनी के लिए। एक प्रॉपर कवरेज रहती है सब कंपनीज की, क्लास ऑफ कंपनीज की, कि मेरे जो एम्प्लॉयज है उनको कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो दे विल बी इंश्योर्ड। मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस तो डेफिनेटली ली ही जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस इज द वेरी कॉमन पॉलिसी दैट द एम्प्लॉयर टेक्स फॉर देयर एम्प्लॉयज। ठीक है। चिल्ड्रन एनवायरमेंट मतलब अपने बच्चों के लिए आप ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि बच्चे पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, डॉटर की मैरिज के लिए, सन की मैरिज के लिए, यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज। एक सर्टेन एज के बाद दे विल गेट द मनी। एन्युटी पॉलिसीज क्या रहती हैं गाइस? सी ऑल ऑफ यू आई एम प्रीटी श्योर नो कि आज के टाइम पे द गवर्नमेंट, नॉट आज के टाइम पे, आई थिंक इट्स बीन गुड अमाउंट ऑफ इयर्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटायरमेंट पेंशन देनी बिल्कुल बंद कर रखी है। राइट, जो पुराने एम्प्लॉयज होते थे दे वर गेटिंग पेंशन, दे आर गेटिंग पेंशन, बट जो न्यू ब्रीड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है दे आर नॉट गेटिंग द पेंशंस। राइट, सो एन्युटी पॉलिसी इज काइंड ऑफ अ पॉलिसी जो कि आपकी पेंशन को लाइक सिक्योर कर देती है। मतलब पूरी लाइफ आप जितने टाइम काम कर रहे हैं, you will be paying some money in that annuity fund, annuity policy के अंदर, and when you attain certain age, when you generally retire from your company, you will be getting that money in lump sum during that time. ठीक है, so that is your annuity policy. With profit and without profit policies, this is the policy that I took. Hello, yes. एनुइटी प्रॉफिट में जैसे हमने पेंशन के लिए सुना नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। ड्यूरिंग एनुइटी पॉलिसी, there is any other policy? एनुइटी पॉलिसी जिसमें मतलब पेंशन वाला, हाँ, एन्युटी पॉलिसी। हाँ, उसके टाइम पे आपने कहा कि जैसे हम जब रिटायर होंगे उसके बाद वो हमें पेंशन के टाइप में कुछ अमाउंट पे करेगी। मुझे पता नहीं यार, मैंने प्लीज कैन यू रिपीट इट अगेन, क्या कह रहे हो आप? मैम एनुइटी पॉलिसी, 2 मिनट। आई डोंट नो, आपका स्पीकर खराब दूर है माइक मुंह से या क्या है, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपकी। Anyone got the question? क्या क्वेश्चन था? मैम अब बोल रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ जी बताइए। मैम जो एनुइटी पॉलिसी है उसमें क्या होता है कि हमने रिटायरमेंट प्लान जो था गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया। हाँ, तो उसमें जैसे अगर हमारे उसमें बीच में डेथ वगैरह हो जाती है तो विल द इंश्योरेंस पे डेथ पे सी एन्युटी आई थिंक एक एज के बाद मिलती है। ठीक है, अगेन मैंने आपको क्या बताया, देयर शुड बी अ प्रॉक्सिमेट कॉज। राइट, इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज, इफ द पॉलिसी का नेचर एन्युटी है एंड इट इज अबाउट सर्टेन अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एज, और आपकी डेथ हो जाती है और वो एज आपकी नहीं आई है, तो आपको पैसा उस वक्त तो नहीं आई थिंक मिलेगा। बाकी क्योंकि अगेन द प्रॉक्सिमेट कॉज होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉक्सिमेट कॉजेस अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एज। डेथ होने के लिए अगर वो लाइफ पॉलिसी आपके पास होगी तो उस पे आपको पैसा मिल जाएगा। अगेन जब आप पॉलिसी लेने जाओगे तो आप पॉलिसी के अंदर एन्युटी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ये सब क्लॉजेस लिखे होते हैं। बट एन्युटी पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो इट टॉक्स अबाउट ओनली व्हेन यू गेट द लंप सम अमाउंट अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एज। ठीक है, और रिटायरमेंट इज द थिंग दैट इज मेनली द कॉज ओवर हियर। ठीक है, ओके मैम। with and without profit policies, this is the policy जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, and I took one of these policies. So क्या होता है गाइस कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, आपका पैसा जो आप देते हैं उनको प्रीमियम के तौर पे, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट इन आगे जाके। ठीक है, मतलब दे विल बी इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इन शेयर मार्केट्स, in capital markets. So what is happening is कि these funds that you are giving them in the form of premium is getting invested further by the insurance company, and they earn profit on that, right? So according to what type of policy it is, it's a participating product, non-participating product, it is a unit linked product, whatever the product that is, you will be getting profit or not. ठीक है, विद प्रॉफिट में आपको कैश बोनस दे देंगे वो लोग, आपको देखो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको,
इन टाइप ऑफ पॉलिसीज के अंदर यू गेट इंटरेस्ट, ठीक है। बट इसके साथ आपको वो थोड़ा प्रॉफिट जो आगे उन्होंने इन्वेस्ट किया था एंड दे आर अर्निंग गुड ओवर देयर, सो दे विल बी शेयरिंग दैट प्रॉफिट विद यू एज वेल, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन कि इंश्योरर जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा वो थोड़ा आपके साथ शेयर करेगा, नहीं हो रहा होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। बट अगेन जब भी आप ये चीज कराओ जस्ट रिकॉर्ड कर लो बस। ये लोग कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ और निकलता है। दिस इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो जस्ट रिकॉर्ड देम। उनको बता दो कि सर आपकी जो आप बोल रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो, मैंने कैमरा लगा दिया, आप बोलो बस। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है। ओके, सो मरीन इंश्योरेंस गाइस, बेसिकली पेरिल्स ऑफ द सी के अंदर जो वॉयज रहती है, जो जर्नी रहती है एक शिप की, उस जर्नी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइटनिंग से आग लग जाए, शिप डूब जाए, शिप के अंदर पानी इतना आ जाए कि वो सारा क्या बोलते हैं जो मटेरियल पड़ा था या गुड्स पड़े थे वो सारे डैमेज हो जाए, तो उसके हिसाब से आप इंश्योरेंस लेते हो। मरीन इंश्योरेंस के वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, मतलब जब लॉस हुआ है उस just a second, I need to take this call, just a second. Yeah. तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं मरीन इंश्योरेंस, वो कोई भी ले सकता है, बट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब जैसे सपोज करो अभी शिप निकला है, राइट, एंड अभी का जो सारा प्रॉब्लम हेडेक रहेगी ना वो रहेगी किसकी, शिप निकलते ही इंपोर्टर की, ठीक है, बिकॉज शिप निकल चुका है, एक्सपोर्टर ने अपना सारा काम कर दिया है। तो जब लॉस अगर हुआ उस पूरी जर्नी के बीच में, तो वो जनरली इंपोर्टर के ऊपर पड़ेगा क्योंकि उसका सामान निकल चुका है। जनरली ये होता है कि एक बार शिप निकल गया तो अब इंपोर्टर देखे। बट अगेन क्या उनके बीच में बात हुई है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक शिप इंपोर्टर के पास नहीं पहुंचता, द होल रिस्क इज बोर्न बाय द एक्सपोर्टर। डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिसका एग्जिस्ट करेगा लॉस के वक्त, उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पॉलिसीज। वॉयज पॉलिसी होती है एक वॉयज के लिए, मतलब एक जर्नी के लिए। आप दिल्ली से निकले बॉम्बे तक, आप दिल्ली से निकले कर्नाटका तक, कहीं तक भी जहाँ कोस्टल लाइन है आपके, फर्स्ट कोस्टल लाइन होनी जरूरी है। तो एक जर्नी के लिए जो पॉलिसी ली है वो वॉयज पॉलिसी रहेगी। टाइम पॉलिसी रहेगी, आपने 2 साल के लिए पॉलिसी ले ली कि 2021 से जनवरी 2023 जनवरी तक अगर लॉस होगा तो द टाइम पॉलिसी विल कवर इट, ठीक है। देयर शुड इज कंटिन्यूएशन क्लॉज एज वेल, ऑफ कोर्स आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो। मिक्स्ड पॉलिसी ऊपर दो का दोनों मिक्स रहेगा। वैल्यूड अनवैल्यूड पॉलिसी का अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जब आप अपना कार्गो भेजते हो, ठीक है, जब आप अपना सारा सामान भेजते हो तो आप उसको वैल्यू कर लेते हो, तो उस वैल्यू के हिसाब से आप वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू के हिसाब से आप पॉलिसी की वैल्यू निकालते हो, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू करके आपने निकाली है या अनवैल्यूड है। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आपने इंश्योरेंस ली 5 लाख रुपए की, ठीक है, आपने 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली। अब एक बार शिप गया, कोई लॉस नहीं हुआ, दूसरी बार शिप गया, लॉस हो गया, अब ठीक है, लॉस कितना हो गया, 2 लाख रुपए का, तो 5 लाख में से 2 लाख कट जाएंगे, अब कितने का लॉस बचा है, 3 लाख का, ठीक है। शिप दोबारा गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर लॉस हो गया 1 लाख रुपए का और, तो अब 2 लाख रुपए। दिस इज द फ्लोटिंग पॉलिसी। एक राउंड अमाउंट की आपने पॉलिसी ले ली है और उसके बारे में आपके पैसे थोड़े थोड़े कटते जा रहे हैं। फायर इंश्योरेंस गाइस, जैसे मेरे को पहले बताया था कि इट हैज टू बी डन थ्रू इग्निशन, इसको हम कवर करते हैं। आर्सन जो होता है, लाइक अगर आपने जान के आग लगाई है, उसको कवरेज फायर इंश्योरेंस की नहीं मिलेगी, ठीक है। देयर हैज टू बी एन इग्निशन फॉर द फायर इंश्योरेंस टू बी क्लेम्ड, ठीक है। इसके अंदर भी यही होता है कि
क्या कहते हैं पॉलिसीज में ऑलमोस्ट सिमिलर पॉलिसीज है गाइस इसकी, ये आप रीड कर लेना, सेम पॉलिसीज, आई एम नॉट रिपीटिंग इट, वैल्यूड एंड वैल्यूड, ठीक है। मोटर पता ही है आप लोगों को, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। मोटर इंश्योरेंस जो आपकी कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या ले रखा है आपको उसके हिसाब से कवरेज मिल जाता है। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हेवी ड्यूटी प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर मशीनरी की जो इंश्योरेंस होती है वो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है। एरोप्लेन इंश्योरेंस, ठीक है, प्लेन के पार्ट्स की इंश्योरेंस। हाउस होल्डर पॉलिसी, आपके घर में चोरी डकैती कुछ ऐसा हो जाए, हाउस कुछ गड़बड़ा हाउस में हो जाए तो हाउस की पॉलिसी रहेगी। फर्टिलिटी गारंटी में रहती है आपके एम्प्लॉयज की क्या बोलेंगे उसको, लॉयल्टी, ठीक है। कल को ऐसा ना हो कि आपके एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाए आपको, तो उसके लिए भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो। बर्गलरी, थेफ्ट, रॉबरी, इसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो। गाइज इसका डिफरेंस आप प्लीज पढ़ लेना, ये अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लाइफ और द अदर फॉर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड दैट सम्स अप योर रिस्क, ठीक है गाइज। इसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। अगेन प्रीटी जनरल टॉपिक गाइज, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे इस पे, बट लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दिस। सी गाइज, अगेन आई वाज टेलिंग यू कि ट्रेड के लिए देयर हैज टू बी continuous flow of goods and services, there has to be a smooth flow of goods and services. That is why these aid to trades, these auxiliaries to trade come into play, right? So ऐसा ना हो कि आपने इतना अमेजिंग प्रोडक्ट अपने पास बना के रखा हुआ है, बट देन इट इज सिटिंग इन योर garage, in your godown, no one is buying it, because how will they buy, because शॉप पे अवेलेबल ही नहीं है, तो you will lose competition and your whole marketing effort, your whole effort as such will go to waste, ठीक है। so ये ट्रेड के बैरियर्स को हटाने के लिए you have these auxiliaries to trade। पैसा नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस सब कुछ आपने बना के रख दिया है, बट रूल रहा है सब कुछ, कहीं कुछ पड़ा कहीं कुछ पड़ा है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी आपको जगह चाहिए, वो स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए आपको कोई साधन चाहिए, ताकि कोई मींस चाहिए जिसके थ्रू आप वो सामान एक जगह से पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन आप उसको भेजो। तो यू नीड दैट वाहन, यू नीड दैट मींस, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर एड टू ट्रेड जिसके बिना यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट डूइंग बिजनेस, कर ही नहीं सकते हो आप। छोटे से छोटे चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। योर टू लेग्स, it takes you from one place to another, it is a type of transportation for you, it is a means through which you go from one place to another। but अगर मैं आपको बोलूं जाओ पैदल चल के जाओ बॉम्बे, जाओ पैदल चल के, आप बोलोगे मैम क्या हो गया, सब ठीक है। अब इतनी दूर जाने के लिए यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ हेल्प ऑफ द व्हीकल, जिसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। मैं आपको जब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते वक्त समझा रही थी, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, योर ट्रांसपोर्टेशन, योर वेयर हाउसिंग, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड दे प्रोवाइड यू यूटिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। आपको जिस टाइम पे जहां पर चीज चाहिए आपके पास पहुंचाई जाती है, कोई देयर इज नो हैसल इन दैट। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर खत्म हो गया है और प्रोडक्ट किसी को मिल नहीं रहा है, द कस्टमर्स आर सेइंग कि प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, until and unless they are very loyal they will wait for it। बट जिनको फर्क नहीं पड़ता वो कहेंगे अरे छोड़ो ना, इतने सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, कोई और ले लो, एक टूथपेस्ट नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, दूसरा ले लो। so then again you will be losing the market, you will be losing your market standing, your loyalty of the customers। तो इन चीजों को ना हो तो you have these opportunities to trade, सिंपल सा फंडा है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या ही बताऊं गाइस मैं आपको, इट्स अ वेरी जनरल थिंग, मींस ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में कैसे काम आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा बिजनेस में व्हेन यू आर अगेन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू योर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, आपको चीज पहुंचाते हो, इतना बल्क में सामान होता है, इतना ज्यादा हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको पहुंचाने के लिए it is very important to choose the right type of transport, ठीक है। कई लोग के पास इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन होता है,
जो खुद ही अपना, जैसे मैं एग्जांपल आपको मैं दूं, KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, इनके पास खुद के डिलीवरी पर्सन है और ये मॉड्यूल ही मोस्टली इनका डिलीवरी रहा है। डोमिनोज में बहुत टाइम के बाद जाके इन्होंने ये डाइन इन शुरू किया था। when McDonald's कह रही हूँ, this Domino's was launched, they were only working on the principles of कि हम डिलीवर करेंगे तभी, that's why you see there is no crockery, there is no कोई नाइफ नहीं होती, कोई फोक नहीं होता डोमिनोज के अंदर। आज भी आप देख लो, क्योंकि इन्होंने डाइनिंग बहुत बाद में शुरू की थी। इनका था कि हम डिलीवर करेंगे सिर्फ, और डिलीवरी के लिए आपको कटलरी देने की जरूरत नहीं होती है। कटलरी बहुत बाद में काफी बिजनेस ने देनी शुरू की थी, बट डोमिनोज तो आज भी कटलरी नहीं देता है। वो बस हाँ एक चीज दे देगा आपको, वो ग्लास जरूर देता है आपको कोक पीने के लिए। अगर आप बोलोगे भैया ग्लास दे दो, वो छोटे पेपर के ग्लासेस आपको पकड़ा देगा। उसके अलावा डोमिनोज डज नॉट गिव यू एनीथिंग, ठीक है। सो कईयों का बिजनेस मॉडल ही डिलीवरी पे होता है और दे आर दैट गुड इन दैट कि वो खुद की डिलीवरिंग फोर्स बना सकते हैं। बट जिनके पास वो चीज नहीं है तो वो क्या करेंगे? जैसे जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर बात करूं तो वो स्विगी, वो जोमैटो, वो उबर ईट्स को फोन करेंगे कि जी आप आके सामान लेके जाओ हमारा। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी गाइस यही फंडा है कि कई लोग अफोर्ड कर पाएंगे खुद के ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सिस्टम को बिठाने की, और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार इतनी क्या सरदर्दी लेनी है, स्विगी को बुला लो, जोमैटो वालों को बुला लो, उनको बोलो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज अगर मैं बात करूं, फ्रॉम टेकिंग आउट द रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पर प्रोसेसिंग करना, उसको फिर आगे जाके कहीं स्टोर करना, स्टोर करने के बाद उसको आगे जाके कहीं तो बेचना, और वो बेचने के अंदर भी जब आप चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो, अगेन यू हैव टू सेंड योर ट्रक्स पे, ट्रक्स जा रहे हैं और वो सब जा रहा है, फार्मर कहीं बैठा है, प्रोडक्ट्स कहीं पर है। तो यू गेट द आइडिया कि हाउ इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन इज। आपके पास अगर ये चीज नहीं है तो कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हो? आप नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही छोटे स्केल पे हो कि जी एक ही शॉप है, एक ही बेकरी है, उसी के पीछे किचन है, वहीं बनाया वहीं बेच दिया। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? जीरो। प्रोड्यूसर इज सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर। बट देन अगेन उस बेकरी पे वो आटा, वो चीनी, वो सब लाने के लिए कुछ ना किसी को जाना पड़ेगा लाने के लिए। अगर पास में अवेलेबल है तो बहुत सी बात है, नहीं है तो भैया फिर आपको अगेन ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऑफ कोर्स सस्ता होना चाहिए, महंगी चीज क्यों कोई चाहेगा। जल्दी से स्पीड में आपका सामान ले जाए, रेगुलर हो, एफिशिएंट हो। आपने कभी कभी क्या आपने देखा होगा, अमेज़न से पार्सल आते हैं, वो डब्बा बिल्कुल पिचका होता है, और डब्बा पिचका होगा और एकदम से जो अंदर चीज होगी वो टूटी होती है कभी कभी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किलफुली प्रॉपरली आप तक एक चीज पहुंचाए। स्कैम हो जाता है कभी कभी। हाँ क्या? कभी कभी स्कैम हो जाता है, कभी कभी स्कैम की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं कि सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि आप तक जब प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं तो वो टूटे होते हैं, खराब होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं। तो वो जब पैक प्रॉपर्ली नहीं होंगे, उसको हैंडल एफिशिएंटली नहीं किया जाएगा, ऐसे फेंक के करेंगे जैसे एरोप्लेन वाले करते हैं, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, ऐसे बैग पकड़ के यूं फेंकते हैं। तो नुकसान किसका है? नुकसान तो पैसेंजर का है ना, जिसका बैग टूट रहा है, ठीक है। तो इट शुड बी स्किल्ड, लाइक प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द गुड्स, रिस्क ऑफ लॉस नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, अगेन आप आराम से उसको उतार पाए, आराम से उसको डाल पाए गुड्स गाड़ी के अंदर, वो बहुत जरूरी है। एंड द डिलीवरी शुड बी मेड एट डिफरेंट लोकेशंस, जहां जहां कोई लोकेशंस है वहां पर आप भेज सको। ओके, यही एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइस, रोड, रेल, सी एंड मिसलेनियस मोड्स, ठीक है। अब देखो गाइस, रोड ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज फॉर नॉट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, आसपास डिस्टेंस, द प्रोडक्ट्स आर नॉट बल्कि, आराम से आप प्रोडक्ट गाड़ी में डालो, पहुंचा दो। इन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए यूज रोड ट्रांसपोर्ट। बट देन अगेन अगर मैं स्पेशली बात करूं कार्स की, ठीक है, तो जनरली कार्स जो होती हैं विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट जनरली।
ऑल्दो रेल ट्रांसपोर्ट भी कभी कभी यूज होता है, इंपोर्टेड गार्ड्स के लिए आप सी का ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रेल ट्रांसपोर्ट मीडियम, लाइक small to medium bulky type of products, not very bulky products. The distance is not that much, the coverage is not that much, ठीक है। तो आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। रेल ट्रांसपोर्ट थोड़ा और बल्क में चले जाओ, थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा दो, थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा दो, तो you will use rail transport. Then you have sea transport. Sea transport again डिस्टेंस और बढ़ा दो, कार्गो बढ़ा दो, right? तो sea transport will be between countries. It can be again between your within the country too, of course it can be, okay? तो depending upon your product, कि अगर मैं सी से भेजूं इसमें तो 6 महीने लग जाएंगे, क्या मेरा प्रोडक्ट टिक जाएगा 6 महीने तक? पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसको फटाफट पहुंचाना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट यूज करोगे आप, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मिसलेनियस में अगर आपको गैस डिलीवर करनी है, जैसे हमारे घर में गैस आती है, वो पाइप्स के थ्रू आएगी, गैस पाइप के थ्रू आएगी, पेट्रोल पाइप के थ्रू जाता है, ठीक है। बड़े बड़े डॉक्स में जो कंटेनर्स पड़े रहेंगे, कंटेनर्स जो आपके क्या कहते हैं, देखे होंगे आपने मूवीज में, डॉक्स में जो दिखाते हैं, तो यू पैक द थिंग्स इन दोस थिंग्स एंड दोस थिंग्स गेट प्लेस्ड ऑन द शिप्स और ऑन द रेल, और वो आगे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप उसको पैकेज करोगे, आप उसको आगे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करोगे। स्लाइड्स भी है गाइस, मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड, इसमें तो आई थिंक इतना ही है। सी ट्रांसपोर्ट, दिस इज अ वेरी जनरल टॉपिक, ये तो आप अपने वर्ड्स के अंदर, हाँ, पोस्टल ऑफिस में गाइस क्या होता है कि आप कोरियर्स देखते हो, आप पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट जो देते हो, दे वे योर एनवलप, दे वे योर पैकेज, और पैकेज के वेट के हिसाब से दे चार्ज यू कि भैया इसके कितने पैसे आप लोगे। चॉइस ऑफ मोड, अगेन इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, स्पीड, सेम पॉइंट्स है गाइस। कंटेनराइजेशन में आपको बताया था कि जो बड़े बड़े डॉक्स पे कंटेनर्स पड़े होते हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट या कुछ भी आपको डालना हो आप आराम से डाल सकते हो, एंड देन वो कंटेनर ही जनरली आप रेंट पे लेते हो और आगे आप उसको भेज देते हो। यू हैव टू पे रेंट फॉर दैट कंटेनर, अगर आपका खुद का नहीं है तो। देखे होंगे आपने लार्ज डॉक्स पे पड़े होते हैं। Clearing and forwarding agents, like I explained in export procedure also, these people are basically your intermediaries who will be helping the importers and exporters to do all the formalities of this transportation of the goods. तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज रहेंगी, एक्साइज ड्यूटी पे करना, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना, इससे रिसीट लेना, इससे डॉक्यूमेंट लेना, तो दिस क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स विल बी डूइंग दैट। ट्रांसपोर्टेशन, अब हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। वेयर हाउसिंग का फंक्शन सिर्फ आपका स्टोरेज ऑफ गुड्स है, ठीक है। आपने प्रोडक्शन इतनी ज्यादा कर ली है, अब आप बेच नहीं पा रहे हो, तो मीन टाइम कहीं तो प्रोडक्ट को रखना जरूरी है ना। सो फॉर दैट यू हैव स्टोरेज स्पेसेस, जहां पर आप गोडाउन जिसको हम बोलते हैं, जहां पर जाके आप अपना सारा वो सामान डंप कर देते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है, यू कीप ऑन टेकिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर, एंड अगेन यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन यू सेंड इट टू योर रिटेल शॉप्स, या आप डायरेक्टली कस्टमर्स को भेज देते हो। होता है ना, कभी कभी हम शॉप में जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट देना, अच्छा रुको रुको अभी नहीं है, 5 मिनट रुको, लड़का भी लेके आता है गोडाउन से, गोडाउन पास में ही हमारा, ठीक है। सो स्टोरेज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपकी डिमांड डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ओके। आप कुछ इतना अमेजिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, द पीपल आर लविंग योर प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट टाइमली अवेलेबल इन द मार्केट। व्हाई? बिकॉज आपके पास गोडाउन नहीं है, आप उतना ही बनाते हैं जितना एक बार भेज सके। तो मीनवाइल अगर आपकी डिमांड अच्छी है, आपका काम अच्छा चल रहा है, तो चीज फटाफट बिक जाएगी, एंड देन पीपल विल बी सेइंग अरे ये तो अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है, जब ऐसी चीजें होती है ना कि तो मिल ही नहीं रहा है, तो व्हाट विल हैपन, पीपल विल शिफ्ट देयर डिमांड टू अदर प्रोडक्ट्स। वो ना, छोड़ो ये क्या इतना टाइम लगा रहे हैं चीज देने में, हम लोग दूसरे से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डिमांड की कोई दिक्कत ना हो, तो यू आर प्रोड्यूसिंग इन मास। आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको रखने की भी जगह ज्यादा चाहिए ना। प्रोडक्ट आपने बना के रख दिया है, so it should be passed on to another location जब तक कि वो बिक
टिके ना तब तक पड़ा रहे, और जैसे ही जरूरत पड़े आप फटाफट उसको निकाल के भेज सकते। टाइप्स की बात करूं मैं गाइस, बॉन्डेड, पब्लिक एंड प्राइवेट, 3 तरह के वेयर हाउस होते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउसेज गाइस बेसिकली ऐसे होते हैं जो कि पोर्ट्स के बिल्कुल नियर रहेंगे। जब चीज आपकी इंपोर्ट होके आ जाती है तो आपकी ड्यूटी है कि आप फटाफट इंपोर्ट ड्यूटी पे करो और अपना सामान लेके जाओ। बट कभी कभी क्या होता है कि इंपोर्टर को आते आते बहुत टाइम लग जाता है, तो मीनवाइल वो सामान कहीं तो रखेंगे ना, शिप आ गया है, शिप से वो सामान हटेगा ही हटेगा। सो फॉर द मीन टाइम, जब तक इंपोर्ट ड्यूटी पे करके इंपोर्टर वो चीज लेके नहीं जाता है, उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइप ऑफ वेयर हाउस में आप सामान रखते हो वो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जो गवर्नमेंट पोर्ट जैसे डॉक रहेगा, वो डॉक के ऊपर जो अथॉरिटी रहेगी जो उसको कमांड कर रही होगी, दोज वेयर हाउसेस विल बी अंडर दोज पीपल। सिंस यू आर इन अ बॉन्ड विद देम कि जब तक पैसे नहीं दोगे, इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करोगे, वी विल बी नॉट रिलीजिंग दीज प्रोडक्ट्स। सो इसको इसलिए बॉन्डेड बोला जाता है। आप बॉन्ड में आ गए हो, आप एक जकड़ में आ गए हो, पैसा दो और फिर लेके जाओ। ये चीज तो मेरे साथ खुद हुई है। I don't know I told you or not, but मुझे लगा I am being very smart। मैंने एक शूज मेरे को लेने थे जो कि इंडिया में they were very expensive and I was like कि मेरे को बाहर से मंगवा लेती हूँ। मुझे 5,000 के पड़ रहे थे। मैंने कहा अरे वाह, तो अमेजिंग, आई एम सो स्मार्ट। 5,000 के जूते मैंने कर दिए ऑर्डर, बहुत बढ़िया, खुश, आई एम सो हैप्पी। यहाँ आई थिंक 15 कुछ के थे इंडिया के अंदर। मैंने कहा अरे तो मतलब आई एम तो स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैंने कहा अरे आई वाज लाइक अभी आएगा। बट देन आफ्टर आई थिंक 10-15 days आई गेट अ कॉल फ्रॉम द कुरियर कंपनी एंड दे से कि मैम योर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द डॉक्स, हमारे वेयर हाउस में पड़े हैं, अनटिल अनलेस यू पे द एक्साइड ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, हम लोग आपका प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा लो जी, हो गया काम। मुझे मतलब आई गॉट टू नो दिस वेरी इन अ हार्ड वे अगेन कि अगर आप कुछ चीज बाहर से मंगवाते हो और वो आती है तो उसके ऊपर आपको ऐसे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो मैंने 2,500 पे किया। स्टिल अगेन 15,000 से 7,500 में पड़ा मुझे, दैट इज अनदर थिंग। बट मुझे वो चुभा पड़ा कि मेरे को ये क्यों देना पड़ रहा है। सो तब तक सामान मेरा जो था वो बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। ठीक है, सो दैट इज योर बॉन्डेड वेयर हाउस कि जब तक आप पेमेंट आपकी ड्यूटीज की सारी नहीं कर दोगे, अपने ड्यूज क्लियर नहीं करोगे, वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। और इवेंचुअली अगर आपने पैसे दिए ही नहीं तो गवर्नमेंट कैन सेल दिस। ठीक है, पब्लिक वेयर हाउसेज अगेन इट डिपेंड्स कि ये गवर्नमेंट के अंदर है या ये किसी उसी जगह की अथॉरिटी के अंदर है। सो क्या रहेगा गवर्नमेंट पब्लिक वेयर हाउसेज के अंदर कि एनीवन ऑन रेंट कैन यूज दिस। ठीक है, कोई भी रेंट देगा और ये पब्लिक वेयर हाउस यूज कर सकता है जितना मर्जी टाइम के लिए आपको मन करेगा। एंड प्राइवेट वेयर हाउसेज एज द वर्ड सजेस्ट कि ये उनके रहेंगे जिनके लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, होलसेलर्स है, जिनके पास सामान ही इतना आता है डेली बेसिस पे कि उनको चाहिए अपनी जगह। तो इन लोगों ने ये जगहें अपने खरीद के रखी होंगी एंड दीज विल नॉट बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक। यहाँ पर कोई ऐसे जनरल पब्लिक आके यूज नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जिसका है वही वेयर हाउस को यूज कर सकता है, आगे पीछे ऐसे कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है गाइस, so this was your transportation and warehousing। एक सेकेंड गाइस, वर्क फ्रॉम होम इज सो ठीक है guys, so this was your transportation and warehousing and with this we complete the business service वाला। ठीक है, and yeah, ये स्लाइड्स भी है गाइस, यू कैन गो थ्रू। सी गाइस, मैं आपको स्लाइड्स जो दी है ना, जस्ट मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो ना गाइस, दैट शुड बी रेलेवेंट। मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि लाइक आपके नोट्स में ना हो। So you have to keep your notes as the base, okay? Notes as the base, and then you accordingly you read these things from the slide. Slide is just for helping you.
you can't base your studies on the slides and not do anything on the this notes. ये notes बहुत amazing notes है guys. Just do these notes and you're good to go. कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. Now coming to अब B1 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया. Now we are left with B2 and B5. ठीक है. तो ठीक है, enough time है, आराम से complete हो जाएगा ये. फाइनेंस करना है हमें आज. ठीक है, स्टार्ट. Okay. See guys, again, finance is what? Finance is all about arranging this money, right? Bringing the capital in the business. जब हम business start करते हैं तो it is very important to know कि कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, right? And when you start a business, you have to create an infrastructure. चाहे वो छोटे से छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो. आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, ठीक है, आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा? एटलीस्ट एक रूम चाहिए होगा, राइट? उस रूम के अंदर एक एटलीस्ट आपको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड चाहिए होगा. ओके, फैन लगा हो, लाइट लगी हो, चेयर्स पड़ी हो, टेबल्स पड़े हो, मार्कर्स हो आपके पास, डस्टर्स हो आपके पास. ठीक है. सो दिस सेटअप जो आपने अभी करा है, दिस इज अ सेटअप विच रिक्वायर्स मनी. अगेन, फ्री में तो आपको कोई देगा नहीं. फ्री में मिल जाएगा तो अमेजिंग, मतलब क्या ही बात है फिर तो. ठीक है. So what is happening is that in this process you are arranging for funds either through your own source. अगर मैं आपको वापस सोल प्रोप्राइटर के पास लेके जाऊं तो सोल प्रोप्राइटर क्या करता था? जो पैसा उसके पास खुद का पड़ा है या जो पैसा उसने फैमिली फ्रेंड से कुछ तो इकट्ठा करके अपनी सेविंग से निकाल के रखा है, that money will be used for the business. And depending upon what kind of business you are into, you will require that amount of finance, that amount of money to basically buy your men, material, machinery and management. Employer करोगे तो उनको पैसा देने हैं, मटेरियल्स लाओगे तो वहां पैसा देना है, मशीनरी खरीदोगे वहां पैसा देना है, मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए वहां पैसा देना है. तो एवरीवेयर आप जहां जहां अपनी गर्दन घुमाएंगे, यू हैव टू पे मनी. खाना खाना है, पैसे चाहिए, right? So the finance need is so big. Again, depending upon the type of your business, it is inevitable. It is inevitable if you don't have money. Banking में भी हमने देखा कि वो एक गेट टू ट्रेड है, उसके पैसे के बिना हमें कुछ काम नहीं मिलेगा. बैंकिंग में हम ये देख रहे थे कि पैसा मिलेगा कैसे? बैंक से. But बैंक के अलावा भी there are many players in the market who will give you money. Again, depending upon your form of business. Partnership है, पार्टनरशिप वाले भी कुछ हद तक अपने खुद के फाइनेंसेस ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी लोन ले सकता है. बट देन अगेन, एकदम से किसी को भी लोन नहीं मिलता. आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री दिखानी पड़ती है, आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है. इन सब चीजों की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर बैंक सेटिस्फाइड रहेगा, ओनली देन यू विल गेट द लोन. लोन लेना कोई आसान बात नहीं है. किसी को भी लोन नहीं दे देते उठा के मुंह, ऐसे नहीं मिलता. और जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको काइंड ऑफ लोन मिल जाता है. प्राइवेट वालों को लोन देने में बहुत किरकिर करते हैं लोग. बट देन अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द लोन. ठीक है. नाउ फाइनेंशियल नीड गाइस हम बाइफरकेट करते हैं दो तरीके से. एक होता है परफॉर्मेंस के बेस पे, सॉरी परमानेंस के बेस पे, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ यूज के बेस पे. ठीक है. तो फिक्स कैपिटल, ये डिफरेंस है फाइनेंशियल नीड का, बेस्ड ऑन परमानेंस एंड बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ यूज. ठीक है. सो गाइस, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल समझने से पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एसेट एंड व्हाट इज अ लायबिलिटी, व्हाट इज अ कैपिटल. सो कैपिटल इज द मनी दैट यू रिक्वायर टू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है. द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की जाती है और इस दिमाग से की जाती है कि ये पैसा मेरा अब मेरे को मिलने नहीं वाला, नॉट एनी टाइम सून, मे बी व्हेन आई क्लोज माय बिजनेस, दैट टाइम मे बी आई गेट माय कैपिटल बैक. ठीक है. तो कैपिटल इज द मनी विच इज इन्वेस्टमेंट इनिशियली इन अ बिजनेस, राइट. उसके बाद आता है एसेट्स. एसेट्स क्या रहेगा? एसेट इज द बेनिफिट दैट यू डिराइव. Asset is the benefit, right? Asset is any benefit that you derive
by investing that capital. Okay, and there is a general term called liability. Liability is also an obligation that the money you need to pay to other people. See, again, depending upon the type of form of business, there will be a bifurcation between business and the management. ठीक है, जिन जिन केसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटीज है, जिन जिन केसेस में आपके पर्सनल एसेट्स तक बिक सकते हैं, all those cases will be where the business and ownership is same. But where when we talk about the company, there is a bifurcation of the owner and the capital. Sorry, owner and the business. Simple शब्दों में, जिन केसेस में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपका ही लॉस है, आपका ही प्रॉफिट है, किसी को बिजनेस को पैसा देने की जरूरत नहीं है. बट कंपनी के केस में जहां पर बिजनेस और ओनरशिप में डिफरेंस है, द बिजनेस के लिए whatever the owner pays is a liability. So capital is a liability for the business. अगर एक कंपनी की मैं बात करूं तो capital is a liability for a business if it's a company form. Eventually they have to pay. So liability in general is what money you have to pay to others. That is your liability. Capital is initial investment in a business. Asset is a benefit that you derive by investing money of that capital. And liability is the money that you need to pay. ठीक है? So अब capital के through we buy assets. ठीक है? Depending upon the type of asset, we need that kind of money. Asset के दो तरीके होते हैं, fixed asset, current assets. ऐसा कोई चीज जिससे आप बेनिफिट एक साल तक के लिए आपको बेनिफिट मिले, that is a short term asset or a current asset. Where you derive the benefit for a longer period, which is more than 1 year, that is a fixed asset. करंट एसेट को खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल यूज होता है, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल यूज होता है. अब ये क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल इज द मनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस, टू मेंटेन अ बिजनेस. फिक्स्ड कैपिटल के अंदर अंदर आप वो सारे एसेट्स खरीदोगे जो फिक्स्ड इन नेचर रहेंगे और आपको बेनिफिट एक साल से ज्यादा देंगे. जैसे आपका बिल्डिंग हो गई, ठीक है, आपकी मशीनरी इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर खरीदा आपने क्या कहते हैं अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा. तो आप देखो ये सारी जो चीजें आप खरीद रहे हो आप एकदम से नहीं बेचोगे. यू विल बी सेलिंग दीज थिंग्स आगे जाके, जब बहुत टाइम बीत जाएगा, डिप्रिशिएट करके कुछ भी करके तब बेचोगे. आप कम से कम 5 साल 10 साल ये चीजें यूज करोगे, कहीं नहीं जाता, रिपेयर करा लोगे, और रिपेयर के लिए भी आपको कभी कभी पैसा चाहिए होता है. ठीक है, सो फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड टू बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स गिव यू बेनिफिट मोर देन 1 ईयर. राइट, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल कि आपने एक बार बिजनेस में डाल दिया, अब आप कहते हैं जी अब तो कहाँ ही निकल नहीं पाएगा. ठीक है, टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू मेंटेन अ बिजनेस, यू रिक्वायर द कैपिटल दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल. ओके, एंड वर्किंग कैपिटल है रोज के खर्चे निकालने के लिए. आपकी वर्कफोर्स है, उनको खाना खिलाना है, उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करानी है, राइट, छोटे छोटे आपको एक्सपेंसेस निकालने हैं, आपकी रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है. दीज आर योर करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए करंट वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है आपको. इनसे आप शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदते हो, लाइक आपका जो स्टॉक इन गुड पड़ा है आपके पास, ठीक है, आपके पास फिनिश गुड्स जो पड़े हैं, आपके बिल्स रिसीवेबल, ऑल दीज आर योर शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसका बेनिफिट आप 12 महीने तक ही ले सकते हैं. राइट, एंड फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर ऑपरेशंस, रोजमर्रा के काम के लिए. आपको एक फील्ड पे जाना है, बाइक उठाई कंपनी की, आप चले गए, उस बाइक के अंदर पेट्रोल डालना है, दैट इज एन एक्सपेंस, दैट इज अ करंट लायबिलिटी फॉर यू and which is paid through working capital. मटेरियल लेके आना है, वो मटेरियल कैसे आएगा? वो फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं है वहां पर.
वो मटेरियल आएगा, आपने फटाफट उस मटेरियल को कन्वर्ट करना है गुड्स में और बेच देना है आगे, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल के कहते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सर्कुलेटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर भी दो तरह की चीजें होती हैं, जिसका नेचर थोड़ा फिक्स्ड रहेगा, जिसका थोड़ा नेचर थोड़ा रिवॉल्विंग रहेगा। फिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं ये लोग? वो कहते हैं कि सर देखो, आप क्या कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को इमीडिएटली यू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड्स, यू सेल इट, जो पैसा आया आपने फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर कन्वर्ट किया, फिर बेचा, फिर पैसा आया, फिर उसको रॉ मटेरियल खरीदा। तो कहते हैं कि जो ये नेचर ऑफ चीज हो रही है, दिस इज काइंड ऑफ अ परमानेंट थिंग। सो दिस इज द फिक्स्ड और परमानेंट पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जस्ट अ बाइफर्केशन जिन्होंने दे रखी है, बट जस्ट नो दिस कि वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बाय शॉर्ट टर्म एसेट्स फॉर ऑपरेशंस टू मेंटेन अ बिजनेस, ठीक है। ओवरहॉलिंग के लिए जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, जब आपको रिपेयरिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके अंदर जनरली फिक्स्ड एसेट्स की, फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती है। सो परमानेंस के नेचर पे कितना पैसा बिजनेस में कितनी देर तक रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा देर तक रहेगा, वर्किंग कैपिटल आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा ऐसे रहेगा। तो इसलिए परमानेंस के बेसिस पे है। एंड द पीरियड ऑफ यूज, लॉन्ग टर्म इज योर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज योर शॉर्ट टर्म, क्योंकि वर्किंग कैपिटल छोटे टाइम के लिए लिया जाता है, ओके। दैट इज अ बेसिक बाइफर्केशन। अच्छा, मीडियम टर्म कैपिटल भी क्या लेते हैं जी? वो कहते हैं कि चलो आपका शॉर्ट हो गया सिर्फ 12 महीने तक। जनरली बाइफर्केशन शॉर्ट और लॉन्ग में ही होती है, मीडियम उन्होंने जान के बीच में डाल दिया है। वो कहते हैं कि जी नहीं, मीडियम मानो आप 2 से 5 के बीच में, और 2 से 5 के बीच में मीडियम रहेगा, 5 से ऊपर आप शॉर्ट लॉन्ग टर्म मानो। तो जो फिक्स कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म है, एंड जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू फर्स्ट कि इक्विटी क्या होती है और डेट क्या होता है, ठीक है। सी गाइस, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी, दैट इज द बेसिक इक्वेशन, ठीक है। equity capital या owner capital is the capital which is brought by the owners of the company, ठीक है। मैं कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, जो पैसा मैं लेके जा रही हूँ कंपनी के अंदर, दैट इज योर ओनर कैपिटल, ठीक है। जनरली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। जब हम गाइस कंपनी क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, विच इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लॉजेस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सीधी टर्म्स में बोलूं तो उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर एक क्लॉज रहेगा, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा होता है कि इस कंपनी का जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक ये कंपनी चल रही है, तब तक आप इतना पैसा पब्लिक से रेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और एबीसी लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम द कंपनी कैन रेज 1000 करोड़ रुपीस, ठीक है। पब्लिक से आप 1000 करोड़ ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अरे वाह मजा आ गया, 1000 करोड़, इतना सारा पैसा। बट देन व्हेन कंपनी स्टार्ट्स ना, तो कंपनी एकदम से 1000 करोड़ नहीं मांगती, ठीक है। एकदम से कंपनी 1000 करोड़ नहीं मांगेगी, द कंपनी विल आस्क फॉर से 100 करोड़। सो फॉर दैट व्हाट विल हैपन, उस 100 करोड़ को शेयर्स में छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा जाएगा। जैसे अगर 100 करोड़ है, सपोज करो एक शेयर 10,000 रुपए का है, तो कैलकुलेट कर लो कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए, ठीक है। इस हिसाब से द शेयर्स विल बी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सेल थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज। वहां भी हम बात करेंगे बाद में कि क्या हो रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ओनर कैपिटल इज द कैपिटल विच इज ब्रॉट बाय द ओनर्स,
it is the risk capital, it is the equity capital, the permanent, the long term capital of the business. ठीक है guys, एक काम करो, just drop your attendances and take a 5 minutes break. I'll take some water. ठीक है, drop your attendances right now. मैम डाल चुके हैं मैम। डाल चुके का कुछ नहीं मुझे लेना देना। अभी जो कितना बज रहा है 12:20 हो रहा है, 12:20 हाँ, में मैम। जिन लोगों ने डाला है आई विल कंसिडर दो अटेंडेंसेस। जिन्होंने